हमास के हमलों के 16 दिन बाद इजराइल की सेना गाजा के इलाकों में अब घुस चुकी है और कम से कम 14 इलाकों में इजराइल डिफेंस फोर्सेस के सैनिकों ने हमास के आतंकवादी ठिकानों पर बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि गाजा के जिन इलाकों में इजराइल की सेना, उनके टैंक्स और दूसरे हथियारों के साथ वो दाखिल हुए हैं, वो सभी इलाके दक्षिणी गाजा में हैं। यानी इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा को खाली कराया और वहां से लोगों को दक्षिणी गाजा के इलाकों में पहले जाने के लिए कहा। लेकिन कल रात को जब इजराइल की सेना बॉर्डर के रास्ते गाजा में दाखिल हुई तो उसने ये कार्रवाई उत्तरी गाजा में नहीं की बल्कि दक्षिणी गाजा के इलाकों में की है। यानी सबको सरप्राइज कर दिया उन्होंने, लोगों को हैरान कर दिया। पहले लोगों को लगा था कि वो जब ये कह रहे हैं इजराइल की सेना कि उत्तरी गाजा को खाली करके लोग चले जाएं और दक्षिणी गाजा में जाकर शरण ले लें, तो लोगों को लगा कि शायद इजराइल उत्तरी गाजा में हमला करने वाला है। असल में ये एक ट्रैप था और वो जानते थे कि आतंकवादी भी दक्षिणी गाजा में जाकर छुप जाएंगे। इसलिए इजराइल ने जो कहा उसका उल्टा किया और उत्तरी गाजा में जाने के बजाय उन्होंने दक्षिणी गाजा में प्रवेश करके वहां पर हमले शुरू कर दिए। और ऐसी खबरें हैं कि अब इजराइल ने अपने ज्यादातर टैंक्स और अपने सैनिकों को उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की सीमा पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, जिससे यह आशंका बढ़ गई है कि अगले कुछ घंटों में इजराइल की सेना दक्षिणी गाजा में बड़े पैमाने पर हमास के आतंकवादी ठिकानों को निशाना बना सकती है। और ये उन्होंने हमास के आतंकवादियों को असल में हैरान करने की एक रणनीति पर काम किया है। इजराइल की सेना का कहना है कि हमास के आतंकवादी अब तक उसके 222 नागरिकों और सैनिकों को बंधक बना चुके हैं और इन बंधकों को छुड़ाने के लिए गाजा में इजराइल के सैनिक लगातार जमीन पर कार्रवाई कर रहे हैं। इन जमीनी हमलों के साथ इजराइल की सेना गाजा पर हवाई हमले भी अब कर रही है और पिछले 24 घंटों में इजराइल ने गाजा में 324 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं और इन हमलों में हमास के टनल नेटवर्क को, यानी जो उनके सुरंगों का नेटवर्क है, उसे बड़े पैमाने पर उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। और इजराइल से दूसरी बड़ी खबर आपके लिए यह है कि इस युद्ध ने दुनिया के 3 बड़े देशों के बीच टकराव को और बढ़ा दिया है। और ये 3 देश कौन से हैं आप नोट कीजिएगा। ये देश हैं अमेरिका, चीन और रशिया। यानी दुनिया की 3 बड़ी जो शक्तियां हैं ये आपस में अब भिड़ने के लिए तैयार हैं। इस नक्शे पर अगर आप देखें तो अमेरिका के बाद अब चीन ने भी फारस की खाड़ी में अपने 6 सबसे खतरनाक वॉरशिप्स यानी अपने युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। ये सभी युद्धपोत यानी वॉरशिप्स अभी ईरान और कुवैत की सीमा के आसपास तैनात हैं और ईरान और कुवैत दोनों ही देश इस युद्ध में हमास की मदद कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन अब बड़ी जो एंट्री हुई है इस युद्ध में वो हुई है चीन की, क्योंकि चीन ने अपने वॉरशिप्स यहां फारस की खाड़ी के पास तैनात कर दिए हैं और दूसरी तरफ रशिया ने भी ब्लैक सी में 12 से ज्यादा युद्धपोत और पहली बार एक मिसाइल कैरियर तैनात किया है, जहां से तुर्की की सीमा ज्यादा दूर नहीं है। ऐसी जगह पर रशिया ने 12 से ज्यादा अपने वॉरशिप्स यहां पर तैनात कर दिए हैं। देखिए आप, तुर्की भी इस युद्ध में फिलिस्तीन के साथ है और उसने हमास के आतंकवादी हमलों पर अब तक कुछ नहीं कहा है। चीन और रशिया के जवाब में अमेरिका ने भी गाजा के पास भूमध्य सागर में 10 से ज्यादा युद्धपोत यानी वॉरशिप्स और दुनिया के 2 सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैनात किए हुए हैं पहले से ही। और अमेरिका ने कहा है कि अगर इजराइल पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो वो इस हमले को अपने खिलाफ युद्ध की घोषणा मानेगा, यानी वो मानेगा कि यह हमला उसके खिलाफ है। अमेरिका ने रेड सी में भी इजिप्ट और सऊदी अरब की सीमा के बीच अपने युद्धपोत तैनात किए हुए हैं और अमेरिका का साथ देने के लिए ब्रिटेन ने भी गाजा के पास भूमध्य सागर में रॉयल नेवी शिप्स और स्पाई प्लेन्स तैनात कर दिए हैं। यानी ये जो युद्ध क्षेत्र है ये अब चारों तरफ से इस तरह से घिरा हुआ है। अगर आप देखेंगे इस पूरे इलाके को, यहां पर अमेरिका की एंट्री हो गई है रेड सी में, यहां पर ब्रिटेन की एंट्री हो गई है भूमध्य सागर में, रशिया ने अपने वॉरशिप्स लगा दिए हैं ब्लैक सी में और चीन ने अपने वॉरशिप्स लगा दिए हैं अब ईरान के पास। 6 वॉरशिप्स चीन ने भी लगा दी है और यह पहली बार है जब चीन भी इस पूरी घेराबंदी का एक हिस्सा बन गया है। यानी ये जो युद्ध है
ये अब बढ़ रहा है। इस युद्ध का धीरे 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 देखिए कैसे विस्तार होता जा रहा है। यूक्रेन और रशिया के युद्ध में चीन ने रशिया को वैचारिक और नैतिक समर्थन तो दिया था, लेकिन चीन ने उस समय अपने युद्धपोत रशिया की मदद के लिए तब भी नहीं भेजे थे। लेकिन इस युद्ध में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद चीन ने फारस की खाड़ी में अपने जो वॉरशिप्स तैनात कर दिए हैं। ये एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा ये एक कदम माना जाएगा। आज बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि इस युद्ध में अमेरिका इजराइल के साथ क्यों खड़ा है और चीन और रशिया फिलिस्तीन के साथ क्यों खड़े हैं। अमेरिका और बाकी के पश्चिमी देश इसलिए इजराइल के साथ खड़े हैं क्योंकि इन देशों की अर्थव्यवस्था ऐसी कंपनियों पर काफी निर्भर करती है जिनके फाउंडर या को फाउंडर यहूदी हैं। देखिए, जो जियोपॉलिटिक्स है वो तो है ही, और अमेरिका शुरू से इजराइल के साथ है, ये बात सही है। पश्चिमी देश शुरू से इजराइल के साथ हैं, लेकिन इसका एक और बड़ा कारण है, और वो कारण जिस पर शायद आपकी नजर अभी तक नहीं गई होगी वो ये है कि दुनिया में वैसे तो यहूदियों की संख्या बहुत कम है, 1.5 करोड़ यहूदी हैं, लेकिन यहूदियों का जो इन्फ्लुएंस है यानी जो प्रभाव है वो जबरदस्त है। और ये जो यहूदी हैं ये अमेरिका में और पश्चिमी देशों में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज और मालिक हैं, इसलिए ये बहुत ही प्रभावशाली लोग हैं। अब कुछ उदाहरण देखिए। उदाहरण के लिए फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग एक यहूदी हैं, गूगल के को फाउंडर लैरी पेज एक यहूदी हैं, और सरगेय ब्रिन ये भी यहूदी हैं। ब्लूमबर्ग के फाउंडर माइकल ब्लूमबर्ग ये भी यहूदी हैं, जू हैं। चैट जीपीटी के सीईओ सैम ऑल्टमैन, और यहां तक कि डेल कंपनी और हिंडनबर्ग के सीईओ भी यहूदी हैं। आज दुनिया की 800 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो यहूदी धर्म को मानते हैं, यानी जो जूस की संख्या है, यहूदियों की संख्या है 800 करोड़ में से सिर्फ 1.5 करोड़ है। लेकिन कितने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं आज आप देख लीजिए। यानी दुनिया में यहूदी धर्म को मानने वाले लोगों की कुल आबादी 0.2% है, लेकिन दुनिया के 50 सबसे अमीर लोगों में 10 यहूदी धर्म से है, 50 में से 10। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1945 में अमेरिका ने दुनिया का जो पहला परमाणु बम बनाया था, जिसके जनक रॉबर्ट ओपनहाइमर माने जाते हैं, और उन पर अभी थोड़े दिन पहले एक फिल्म भी बनी थी ओपनहाइमर भी एक यहूदी थे, और मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक यहूदी ही थे। इसके अलावा अमेरिका के मौजूदा विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जो अभी हाल ही में इजराइल भी गए थे, एंटनी ब्लिंकन खुद भी एक यहूदी हैं। यानी अमेरिका की सरकार से लेकर वहां के प्रशासन और उद्योग जगत में जो बड़े बड़े लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, यहूदी धर्म के लोग हैं, और इसीलिए यहूदियों का प्रभाव अमेरिका में जबरदस्त है। और इसकी वजह से इस युद्ध में अमेरिका खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहा है, यह भी एक बड़ी वजह है। दूसरी तरफ चीन और रशिया इसलिए फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं क्योंकि ये देश अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं, और अमेरिका क्योंकि इस युद्ध में इजराइल के साथ है, इसलिए ये देश इजराइल के खिलाफ हैं। और ये देश ऐसे हैं जो जहां अमेरिका होगा ये उसके खिलाफ खेलने वाली टीम में शामिल होंगे, इसीलिए ये दोनों एक साथ हैं। और इस कारण से इन्हें ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम देश हैं, जो अरब देश हैं, वो भी इनके साथ आ जाएंगे। एक और जानकारी आपके लिए यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी एक यहूदी हैं, और इसलिए यूक्रेन इस युद्ध में इजराइल का खुलकर साथ दे रहा है, और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। और चीन ने तो यहां तक कहा है कि किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन के मुसलमानों के मानव अधिकारों की रक्षा होनी ही चाहिए। अब सोचिए, चीन को फिलिस्तीन के मुसलमानों की बड़ी चिंता है, लेकिन यह कितना बड़ा मजाक है कि जिस चीन में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, इजाजत नहीं है, जहां बच्चों का नाम मोहम्मद नहीं रखा जा सकता, जहां लाखों वीगर मुसलमान डिटेंशन कैंप्स में रह रहे हैं, जहां मुसलमानों के असामान्य रूप से लंबी दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध है, जहां कई मस्जिदों के गुंबदों को तोड़ा जा चुका है, जहां इन मुसलमानों पर दिन रात अत्याचार होते हैं, जहां उनके कोई मानव अधिकार हैं ही नहीं, और वही चीन आज मुसलमानों के अधिकारों की बात कर रहा है। इससे भी बड़ा मजाक यह है कि मुस्लिम देश चीन को इस समर्थन के लिए
धन्यवाद भी दे रहे हैं। यानी ये तमाम मुस्लिम देश चीन को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन चीन में जो उनके अपने मुसलमान फंसे हुए हैं, जिन पर चीन दिन रात अत्याचार करता है, उसे लेकर ये मुस्लिम देश चीन के सामने कभी अपना मुंह नहीं खोलते। इन मुस्लिम देशों का कड़वा सच ये है कि ये देश उन मुसलमानों के मानव अधिकारों पर कभी कुछ नहीं बोलते जहां मुसलमानों का टकराव मुसलमानों से ही है। तो देखिए, एक बड़ी जो दुनिया है, दुनिया के बहुत बड़े क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मुसलमान ही मुसलमानों से टकरा रहे हैं। इस्लाम वर्सेस इस्लाम है। अफगानिस्तान, इराक और सीरिया जैसे देशों में मुसलमानों का आपस में ही संघर्ष है, मुसलमानों का संघर्ष मुसलमानों से है। लेकिन इस संघर्ष में जान गंवाने वाले मुसलमानों पर दूसरे मुस्लिम देश कभी कुछ नहीं कहते। हमने पहले भी आपको बताया था कि जब वर्ष 1970 में जॉर्डन के किंग हुसैन ने फिलिस्तीन के 25,000 मुसलमानों की हत्या करवा दी थी, तब इस पर ये सभी मुस्लिम देश खामोश रहे थे। और आज जो पाकिस्तान फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए इतना दुख जता रहा है, वही पाकिस्तान भी जॉर्डन में मारे गए फिलिस्तीन के 25,000 मुसलमानों की मौत के लिए जिम्मेदार था। यह किस्सा आपको बड़ा दिलचस्प लगेगा, सच है, इसे सुनिएगा ध्यान से। वर्ष 1968 में जॉर्डन के किंग हुसैन जब वहां के क्राउन प्रिंस थे, तब उनका निकाह पाकिस्तान के विदेश सचिव की बेटी से हुआ था। और यह विदेश सचिव जनरल जियाउल हक के बहुत करीबी माने जाते थे। जनरल जियाउल हक ने जॉर्डन की सेना को ट्रेनिंग देने में तब काफी मदद की थी। और जब वर्ष 1970 में जॉर्डन की सेना ने फिलिस्तीन के 25,000 सैनिकों की हत्या की, 25,000 मुसलमानों की हत्या की, तब इस नरसंहार में जॉर्डन के साथ पाकिस्तान के सैनिक भी फिलिस्तीन के मुसलमानों का खून बहा रहे थे। और इसमें मदद कर रहे थे जनरल जियाउल हक, जो बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। उस समय वो पाकिस्तान की सेना में ब्रिगेडियर थे। लेकिन आज वही पाकिस्तान फिलिस्तीन के उन्हीं मुसलमानों के लिए आंसू बहा रहा है। वही पाकिस्तान फिलिस्तीन के मुसलमानों के नाम पर अपनी दुकान खोलकर बैठा है। लेकिन 1967 में जब ऐसे ही इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला कर दिया था और फिलिस्तीन से लाखों फिलिस्तीनी मुसलमान शरणार्थी बनकर जॉर्डन गए और जॉर्डन के किंग ने उन पर तरस खाकर अपने देश में उन्हें शरण दी, तब यही फिलिस्तीन के मुसलमान कुछ ही दिनों के बाद उसी जॉर्डन के राजा के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे, उसकी हत्या की योजनाएं बनाने लगे। जब जॉर्डन के किंग को यह बात पता चली तो उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई की और 25,000 फिलिस्तीन के मुसलमानों को मार डाला। और इसमें मदद की पाकिस्तान ने और जनरल जियाउल हक ने। तब वो जनरल नहीं थे, बाद में जनरल बने। तो सोचिए, फिलिस्तीन के लोगों का खून बहाने वाला पाकिस्तान आज अगर फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए आंसू बहाता है, तो फिलिस्तीन को पाकिस्तान का समर्थन देना कितना बड़ा पाखंड होगा। और सोचिए, कितनी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे मुस्लिम देश इस पर भी खामोश हैं। और ये तमाम लोग ऐसे हैं जो अपने अपने देशों में बैठकर बयान तो बड़े बड़े दे रहे हैं, फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए आंसू बहा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उनकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन एक भी मुस्लिम देश ने अभी तक ये नहीं कहा है कि उत्तरी गाजा से या दक्षिणी गाजा से वो शरणार्थियों को अपने देश में लेने के लिए तैयार हैं, वो इनकी जान बचाने के लिए तैयार हैं। और हम हर बार यही कहते हैं कि जितने आसपास के अरब देश हैं, जितने मुस्लिम देश हैं, वो अगर चाहें तो गाजा में रहने वाले मुसलमानों की जान आज बचा सकते हैं और उन्हें अपने देश में शरण दे सकते हैं। लेकिन एक भी देश ने अपनी सीमाओं को फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए अभी तक खोला नहीं है, सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जिसने स्ट्रीट डॉग्स को लेकर हमारे देश में आज एक नई बहस छेड़ दी है। और यह बहस इसलिए हो रही है क्योंकि एक दुर्घटना में स्ट्रीट डॉग्स के हमले की वजह से वाघ बकरी चाय के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराग देसाई की मौत हो गई है। आपने वाघ बकरी चाय का नाम तो सुना ही होगा, बहुत सारे लोग पीते भी होंगे। मैं यहां वाघ बकरी चाय का प्रचार नहीं कर रहा, बल्कि आपको एक घटना बता रहा हूं जिसमें वाघ बकरी चाय के एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मौत हो गई। और मौत इसलिए हुई क्योंकि उन पर स्ट्रीट डॉग्स ने हमला कर दिया। यह पूरी घटना अब आप ध्यान से सुनिएगा। यह 15 अक्टूबर की घटना है, जब अहमदाबाद में रहने वाले 49 साल के पराग देसाई हर रोज की तरह अपने घर के पास एक पार्क में इवनिंग वॉक के लिए गए थे। लेकिन इसी दौरान कुछ स्ट्रीट डॉग्स ने उन पर हमला कर दिया और जब वो इन स्ट्रीट डॉग्स से बचने के लिए पीछे की तरफ मुड़े तो वो नीचे गिर गए और नीचे गिरने से उनके सिर में गंभीर चोट आई, जिससे उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया
और इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनकी सर्जरी हुई और 5 दिन तक उन्होंने संघर्ष किया और 5 दिन के इलाज के बाद कल उनकी मृत्यु हो गई। ये हैं पराग देसाई, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये वाघ बकरी कंपनी जो है, ये उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और इनके परिवार की ही ये कंपनी है। पराग देसाई की पत्नी और उनकी 17 साल की बेटी को अब भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि स्ट्रीट डॉग्स की वजह से हुई एक दुर्घटना ने पराग देसाई को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया है। पराग देसाई की जो बेटी है सिर्फ 17 साल की है और उसे अपने पिता की मृत्यु से बड़ा गहरा धक्का लगा है। अहमदाबाद में 49 वर्ष के पराग देसाई को टी किंग के नाम से जाना जाता है, टी किंग के नाम से मशहूर है और वो भारत की लगभग 100 साल पुरानी उस कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे जिसकी वाघ बकरी नाम से चाय आज भी घर घर में पी जाती है और ये बड़ा एक मशहूर ब्रांड है वाघ बकरी का। और ये वो चाय है जिसकी शुरुआत पराग देसाई के परदादा ने भारत की आजादी से पहले की थी। पराग देसाई की मृत्यु ने आज देश के लोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि स्ट्रीट डॉग्स की ये समस्या सिर्फ एक इलाके या एक शहर या एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि हर जगह, हर राज्य में, हर शहर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में स्ट्रीट डॉग्स का ऐसा ही आतंक है जिससे इस तरह की घटनाएं हर रोज होती रहती हैं। और कई बार स्ट्रीट डॉग्स के हमले की वजह से लोग अपने घर के बाहर भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। अक्सर उनकी दुर्घटनाएं होती हैं, उन्हें चोट लगती है, छोटे छोटे बच्चे इनके शिकार हो रहे हैं, महिलाएं इनकी शिकार हो रही हैं। और इसलिए ऐसे तमाम लोगों की यह मांग है कि देश भर में जहां जहां सड़कों पर, मोहल्लों में, गलियों में स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं, उन्हें वहां से हटाने के बारे में अब सरकारों को गंभीरता से सोचना चाहिए। स्ट्रीट डॉग्स को सड़कों पर नहीं होना चाहिए। अब दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इस घटना में गलती स्ट्रीट डॉग्स की नहीं है, बल्कि इस घटना के लिए स्थानीय प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी जिम्मेदार हैं जो स्ट्रीट डॉग्स को लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाते नहीं हैं। और इन लोगों का कहना है कि अगर देश में स्ट्रीट डॉग्स को उनके इलाकों से हटाया जाता है तो यह जानवरों के अधिकारों का उल्लंघन होगा। यानी एक तरफ जानवरों के अधिकार हैं, एक तरफ जानवरों के अधिकारों की बात करने वाले लोग हैं जो स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हैं, स्ट्रीट डॉग्स की भलाई के लिए बात करते हैं, एक्टिविस्ट हैं जैसे ये, इस तरह के लोग हैं जो चाहते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स को उनके अधिकार मिले। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इन स्ट्रीट डॉग्स का शिकार हो रहे हैं हर रोज। इस समय पूरे भारत में स्ट्रीट डॉग्स की संख्या आप जानते हैं, अंदाजा लगाइए हमारे पूरे भारत में स्ट्रीट डॉग्स कितने होंगे। 6.5 करोड़ स्ट्रीट डॉग्स हमारे देश में हैं और हमारे देश की जनसंख्या अगर 140 करोड़ के आसपास है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में हर 23 लोगों पर एक स्ट्रीट डॉग है। 140 करोड़ लोग हैं और 6.5 करोड़ स्ट्रीट डॉग्स हैं। एक और स्टडी के मुताबिक भारत के स्ट्रीट डॉग्स दुनिया में सबसे ज्यादा हिंसक और आक्रामक माने जाते हैं। वर्ष 2019 से 2022 के बीच 3 साल में भारत में 1,60,00,000 लोगों को स्ट्रीट डॉग्स ने काटा, जिसका मतलब यह हुआ कि भारत में हर दिन 11,000 और हर घंटे 457 लोगों पर स्ट्रीट डॉग्स ने कहीं ना कहीं देश के किसी ना किसी हिस्से में हमला किया। और पूरी दुनिया में रेबीज के संक्रमण से सबसे ज्यादा 36% मौतें अकेले भारत में होती है। और रेबीज आप जानते हैं तब होता है जब कोई कुत्ता काट लेता है, जब कोई स्ट्रीट डॉग जो कि इस बीमारी से ग्रस्त है वो किसी इंसान को काट लेता है तो उसे रेबीज का इन्फेक्शन होता है और उसमें लोग बचते नहीं है ज्यादातर। और रेबीज से होने वाली 36% मौत पूरी दुनिया में हमारे देश में होती है। पिछले कई वर्षों से भारत में यह मांग उठती रही है कि स्ट्रीट डॉग्स को रिहायशी इलाकों से हटाकर शेल्टर होम्स में भेज देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर रोक लगाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि स्ट्रीट डॉग्स को रीलोकेट करना यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना गलत है और जो स्ट्रीट डॉग्स अभी जहां पर भी रह रहे हैं उन्हें वहीं पर रहने दिया जाना चाहिए, यानी उनका रीलोकेशन नहीं होना चाहिए। असल में अगर आप इस पूरे मामले को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां जानवरों की कोई गलती है नहीं। अगर कहीं कोई कमी है तो वो कमी है हमारे सिस्टम की, हमारे प्रशासन की, हमारी सरकारों की, हमारे नगर निगम की। जानवर अपनी मर्जी से क्या करेगा, इंसान से ज्यादा तो जानवर के अंदर दिमाग नहीं है।
हमारे देश में स्ट्रीट डॉग्स के वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है, लेकिन ज्यादातर शहरों के नगर निगम अपना काम कभी ईमानदारी से करते ही नहीं है। वो कभी इन स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सीनेट नहीं करते। उदाहरण के लिए दिल्ली में, जो भारत की राजधानी है, 8 लाख स्ट्रीट डॉग्स हैं, लेकिन इनमें से 20,000 भी वैक्सीनेटेड नहीं है। और इसी तरह मुश्किल से 10% पेट डॉग्स का भी रजिस्ट्रेशन दिल्ली में नहीं हुआ। यानी दिल्ली में जो पेट डॉग्स हैं, जो घर में रखे जाते हैं, उनमें भी 90% जो पेट डॉग्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया गया है, जबकि ये अनिवार्य है। इसके अलावा स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती आबादी को लेकर भी स्पष्ट दिशा निर्देश हैं, जिसमें नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्ट्रीट डॉग्स के स्टरलाइजेशन को लेकर अभियान चलाए, लेकिन किसी भी शहर के नगर निगम द्वारा यह काम गंभीरता से किया ही नहीं जाता। दूसरा, आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में स्ट्रीट डॉग्स का जो स्वभाव है वो इतना आक्रामक क्यों होता है, वो इतना हिंसक क्यों होता है? तो सबसे बड़ा कारण यह है कि इन बेजुबान जानवरों को कई कई दिनों तक खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। जो लोग सड़कों और गलियों से गुजरते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इन्हें मारकर भगा देते हैं या इनके खिलाफ हिंसा करते हैं, इनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा देते हैं। और इसीलिए सोचिए, जब इन्हें कई कई दिनों तक खाना नहीं मिलेगा, सर्दी, गर्मी, बरसात, इन्हें कहीं रहने की जगह नहीं मिलेगी, इनके साथ इंसान इतना बुरा व्यवहार करेगा और इनके रहने की जगह कोई बचेगी ही नहीं, क्योंकि इनके रहने की जगह बची कहां? सारी जगह तो इंसान ने घेर ली है। हर जगह, हर गांव, हर मोहल्ले, हर चौराहे, हर शहर में सिर्फ इंसान के घर बने हुए हैं। इन जानवरों के लिए रहने की कोई जगह ही नहीं है। तो फिर ये स्ट्रीट डॉग्स कहां जाएंगे और फिर ये सामान्य कैसे रह सकते हैं? आप कोई इंसान के बारे में सोचिए। अगर किसी इंसान को कई दिनों से या हफ्तों से खाना ना मिला हो, वो ठीक से सोया ना हो, उसके पास रहने के लिए कोई जगह ना हो, तो वो इंसान भी कितना आक्रामक और कितना हिंसक हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो इन्हें समझने की कोशिश कीजिए कि ये इतने आक्रामक और इतने हिंसक होते क्यों। आपने अपनी गली में या सड़कों पर ऐसे कई स्ट्रीट डॉग्स देखे होंगे जो किसी गाड़ी या बाइक को देखते ही उसके पीछे भागने लगते हैं। आपने नोट किया होगा, आपके पीछे भी भागे होंगे। कुछ साल पहले जब इस पर एक स्टडी की गई तो पता चला कि जिस इलाके में कोई गाड़ी या कोई बाइक किसी स्ट्रीट डॉग को कुचल कर चली जाती है, तो वहां रहने वाले बाकी के स्ट्रीट डॉग्स गाड़ियों से और बाइक से, टू व्हीलर से जाने वाले लोगों के प्रति हिंसक हो जाते हैं। वो जैसे ही किसी टू व्हीलर को देखते हैं, किसी गाड़ी को देखते हैं, तो वो हिंसक हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं और खुद को बचाने के लिए वो इन गाड़ियों और टू व्हीलर्स पर जाने वाले लोगों के पीछे भागते हैं और फिर उन पर भौंकते हैं और कई बार उन्हें काट भी लेते हैं। तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है और बैकग्राउंड वो ये है कि जब कोई गाड़ी किसी स्ट्रीट डॉग को कुचल देती है और या उन पर इस तरह अत्याचार होता है, तो ये स्ट्रीट डॉग्स इन गाड़ियों से डरने लगते हैं, इन टू व्हीलर पर बैठे लोगों से डरने लगते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये गाड़ियां उन्हें कुचलने के लिए आ रही हैं। देखिए, इतना ये जानवर है लेकिन इसको भी इतनी समझ है, ये भी खतरे को भांप लेता है। दूसरा, भारत में लाखों स्ट्रीट डॉग्स ऐसे हैं जिन्हें खाने के लिए कोई एक सूखी रोटी तक नहीं देता। और भारत में कुछ डॉग लवर्स ऐसे हैं जो कुत्तों से ज्यादा उनकी ब्रीड से प्यार करते हैं। हमारे देश में ज्यादातर पेट डॉग्स विदेशी नस्ल के होते हैं। महंगी महंगी ब्रीड्स के लोग हजारों लाखों रुपए में उन्हें खरीदते हैं, अपने घर में रखते हैं, ये एक फैशन है। लेकिन जो भारत की नस्ल के डॉग्स हैं, जिन्हें हम इंडी ब्रीड कहते हैं, उन्हें हमारे देश के घरों में, हमारे देश के परिवारों में कोई जगह नहीं मिलती। और भारत में ऐसे इंडी डॉग्स को अपनाने का कोई चलन ही नहीं है, क्योंकि ये फैशनेबल नहीं है। इसलिए आज हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप वाकई डॉग्स से प्यार करते हैं, अगर आप वाकई एनिमल लवर हैं, तो आपको ये ब्रीड वाला मोह त्यागना होगा। और आप चाहें तो इन स्ट्रीट डॉग्स को एक आशियाना दे सकते हैं। आप चाहें तो इन स्ट्रीट डॉग्स को अपनाकर इन्हें एक घर दे सकते हैं और इन महंगे महंगे जो ब्रीड्स को आप लेकर आते हैं उन्हें थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। फैशन की बात मत करिए, इन स्ट्रीट डॉग्स के बारे में सोचिए। इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वो इनके लिए एक शेल्टर बनाएं। हर स्ट्रीट डॉग को उस शेल्टर में होना चाहिए जहां उसके खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जाए, उसका स्टरलाइजेशन किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो आबादी लगातार बढ़ रही है, उस आबादी को रोका जाए। वो स्टरलाइजेशन से ही हो सकता है, जो कि अभी नहीं हो रहा है। 6.5 करोड़ अगर हमारे देश में स्ट्रीट डॉग्स हैं, सोचिए जब इनकी आबादी बढ़ेगी तो ये 6.5 करोड़ 10 करोड़ होंगे, 15 करोड़ होंगे, 20 करोड़ हो जाएंगे, अगर अभी नहीं रोका। दूसरा, ये समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो इनके खाने पीने की व्यवस्था करे, वो देखे और इनके प्रति एक नर्म रुख अपनाए। वैसे आज
अगर आप लोग चाहें और हमारा देश चाहे तो नेदरलैंड से बहुत कुछ सीख सकता है। नेदरलैंड्स की सरकार ने ऐसे स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करने पर भारी भरकम, माफ कीजिएगा, स्ट्रीट डॉग्स को नहीं, जो महंगी नस्ल के जो डॉग्स होते हैं उन्हें अडॉप्ट करने पर वहां की सरकार ने बहुत भारी भरकम टैक्स लगा दिया। जो विदेशी नस्ल के जो कुत्ते होते हैं, अगर नेदरलैंड्स में उन्हें कोई अपनाना चाहता है तो उसे बहुत बड़ा टैक्स देना पड़ता है। यानी सरकार ऐसे लोगों को डिस्करेज कर रही है। सरकार लोगों से कह रही है कि इतनी महंगी नस्ल के डॉग्स को आप अडॉप्ट मत करिए, और अगर आप करेंगे तो हम आपके ऊपर जबरदस्त टैक्स लगाएंगे। जबकि शेल्टर होम्स में रहने वाले स्ट्रीट डॉग्स पर वहां की सरकार कोई टैक्स नहीं लेती, और इस वजह से नेदरलैंड्स के लोग अब शेल्टर होम्स में रहने वाले डॉग्स को ही ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सस्ते भी हैं और टैक्स भी नहीं देना पड़ता, और जिससे वहां स्ट्रीट डॉग्स की समस्या भी खत्म हो जाती है। और आज इसी वजह से नेदरलैंड्स दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां स्ट्रीट डॉग्स बिल्कुल नहीं है। दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां एक भी स्ट्रीट डॉग आपको सड़क पर नहीं मिलेगा। तो भारत चाहे तो वो नेदरलैंड्स का ये मॉडल अपना सकता है। सरकार और भारत का समाज दोनों इस मॉडल पर काम कर सकते हैं, क्योंकि इस समस्या के लिए बेजुबान जानवरों को दोष देना सही नहीं होगा, इन्हें सजा देना सही नहीं होगा। इसलिए आज हम सरकारों से कहेंगे कि उसे इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए एक अलग व्यवस्था करने पर विचार करना चाहिए। नगर निगम की भी इसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सरकार के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। अगर सरकार के पास इच्छा शक्ति होती है तो सरकार सब कुछ कर लेती है। उदाहरण देखिए, पिछले महीने जब भारत की राजधानी दिल्ली में G20 समिट हुआ था, तब सरकार ने ही विदेशी मेहमानों को स्ट्रीट डॉग से बचाने के लिए उन्हें बड़ी संख्या में पकड़कर शेल्टर होम्स में डाल दिया था। तो सरकार जब दूसरे देशों से आने वाले मेहमानों के लिए ऐसा कर सकती है, तो क्या वो अपने ही देश में रहने वाले नागरिकों के लिए, अपने ही देश के वोटर्स के लिए भी ऐसा नहीं कर सकती? और हमारे देश के लोग भी इन डॉग्स को अडॉप्ट करके उन्हें अपना प्यार दे सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग इन स्ट्रीट डॉग्स को खाने के लिए एक रोटी तक नहीं देते। आपको याद होगा, हमारे पहले पुराने जमाने में हमारे जो संस्कार हैं, हमारे देश में गांवों में जब पहले खाना बनता था तो चूल्हे पर जानवरों के लिए अलग रोटी बनाई जाती थी। एक रोटी गाय की होती थी, एक रोटी कुत्ते के लिए होती थी, एक रोटी किसी और जानवर के लिए होती थी, और इंसान और जानवर मिलकर खाना खाते थे। इंसान अपनी जिम्मेदारी समझकर इन जानवरों के लिए एक रोटी अलग बनाता था। लेकिन अब बहुत सारे लोग भूखे प्यासे स्ट्रीट डॉग्स को एक रोटी के लिए भी कभी पूछते नहीं, और इसे लेकर भी हमारे समाज में अक्सर झगड़ा हो जाता है जब कुछ लोग स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे देश में आज बहुत सारे नेता और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एनिमल राइट्स के नाम पर अपने अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं। यह भी एक बड़ी समस्या है, और ये लोग इस तरह का जो समस्या है उसका हल होने ही नहीं देते। स्ट्रीट डॉग्स को लेकर भारत के युवा क्या सोचते हैं, और पराग देसाई की मौत को लेकर लोगों का आज क्या कहना है? अभी तक तो आपने देखा होगा, आम लोग, सबके साथ इस तरह की दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं, मोटरसाइकिल पर, गाड़ियों पर, लेकिन ये सब आम लोग होते हैं। लेकिन पराग देसाई एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, और इसीलिए आज उनकी इस मौत के बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है, और उनकी मौत ने इस बहुत बड़े विषय को आज फिर से देश के सामने ला दिया है। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि इसका कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। ना बहुत सारे डॉग्स पीछे भी पड़ जाते हैं, बहुत वो करने लग जाते हैं, रास्ते से जाने नहीं देते हैं, डराते हैं। और बहुत सारी, मैंने खुद एक एक्सपीरियंस किया था कि लड़कियां जा रही थी, कुत्ते उन पे पूरा मतलब उन्हें अटैक कर दिया, मेरे सामने ही करा था, 1 हफ्ते पहले की बात है। तो मतलब बाहर घूम नहीं सकते हैं, यही क्या? स्ट्रीट डॉग ठीक है, बट कुछ स्ट्रीट डॉग होते हैं जो खतरनाक होते हैं इंसानों के लिए। जैसे कि हमारे इलाके में है कुत्ते, वो हमसे मतलब ठीक है, कोई अनजान आदमी आता है ऐसे उन पे भौंकते हैं क्योंकि उन्हें पहचानते नहीं है। बिल्कुल ज्यादा उस चीज को सपोर्ट नहीं करूंगी कि आप स्ट्रीट डॉग्स को एकदम ही बुरा मान जाओ। मतलब उनको अगर प्रॉपर्ली आप केयर दो, उनकी प्रॉपर्ली देखभाल करो, उनको वैसा प्रिपेयर करो कि वो हमला ना करे। जहाँ तक स्ट्रीट डॉग्स की बात है, तो गवर्नमेंट को ज्यादा कैंपेन्स करने चाहिए स्ट्रीट डॉग्स के लिए, और फूड शेल्टर्स ये सब अरेंज होने चाहिए। तो फिर हल क्या निकला? हल ये है जिसमें इंसानों के अधिकार भी बचे रहें और जानवरों के अधिकार भी बचे रहें। कोई भी हल ऐसा नहीं हो सकता जिसमें आप इंसानों के अधिकारों को कुचलकर जानवरों के अधिकारों की बात करने लगें। ऐसा नहीं हो सकता।
इसी प्रकार से यह भी नहीं हो सकता कि इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचे और जानवरों के बारे में भूल जाए। इसलिए आज हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जानवर और इंसान के जो अधिकार हैं वो एक दूसरे को कुचलकर आगे बढ़े। जानवरों के साथ साथ इंसानों के अधिकार भी बहुत जरूरी हैं। क्या आप सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स के बारे में सोचते सोचते इंसानों के बारे में नहीं सोचेंगे? अगर आप एक स्ट्रीट डॉग के बारे में सोचते हैं तो क्या एक इंसान के बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे? क्या किसी परिवार में, किसी सोसाइटी में रहने वाला एक छोटा बच्चा जिसे एक स्ट्रीट डॉग ने काट लिया, क्या उसके बारे में नहीं सोचेंगे? क्या कोई महिला जब बाहर निकलती है और उसे स्ट्रीट डॉग्स काट लेते हैं, क्या उनके बारे में नहीं सोचेंगे? क्या उनकी जान महत्वपूर्ण नहीं है? क्या उनके मानव अधिकार नहीं है? इसलिए आज जो बड़ा क्लैश है वो है जानवरों के अधिकार और मानव अधिकार। लेकिन प्रकृति ने ये जो पृथ्वी बनाई थी, ये जो संसार रचा था, ये दोनों के लिए रचा था, इंसान के लिए भी और जानवर के लिए भी। धीरे 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 क्योंकि इंसान ज्यादा समझदार था, इंसान ने पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। इंसान ने सिर्फ अपना घर बनाया और जानवरों को घर जो है उजाड़ कर अपना घर बना लिया और जानवरों के लिए रहने के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। इसलिए ऐसा होता है जब जानवर और जो मानव है एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, तब इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए आज हम यही कहना चाहेंगे, 2-3 सुझाव हम आपको दे चुके हैं कि नगर निगम को सारे स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम्स में रखना चाहिए, उनके खाने पीने का देखभाल करना चाहिए, स्टरलाइजेशन करना चाहिए, यह देखना चाहिए कि अब उनकी आबादी और ज्यादा ना बढ़े। यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनकी आबादी अब जितनी है कम से कम उतनी ही रह जाए, क्योंकि एक जो स्ट्रीट डॉग है वो साल में कम से कम 20 बच्चे और पैदा कर सकता है। और सोचिए अगर वो धीरे 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 ऐसे करने लगे तो फिर कितनी ज्यादा पॉपुलेशन स्ट्रीट डॉग्स की हो जाएगी। इसलिए इसे रोकना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन ये स्ट्रीट डॉग्स पर अत्याचार करके नहीं हो सकता, स्ट्रीट डॉग्स को मारकर नहीं हो सकता, स्ट्रीट डॉग्स को उनके घर से बाहर निकालकर नहीं हो सकता। उन्हें एक और घर चाहिए और वो घर आपका अपना घर हो सकता है, वो घर एक शेल्टर होम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी सहानुभूति इन जानवरों को चाहिए। बहुत सारे एनजीओज भी हैं जो ये काम भी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट अपने आप को बताते हैं, लेकिन वो भी कई बार बड़ा नेगेटिव रोल निभाते हैं और वो कई बार इस तरह का जो सॉल्यूशन है उसे होने नहीं देते। वो कई बार बीच में एक हर्डल बन जाते हैं, कई बार वो अड़चन बन जाते हैं और वो भी अड़ जाते हैं अपनी एक बात पर कि हम इन स्ट्रीट डॉग्स को यहां से जाने ही नहीं देंगे। इसलिए आपने देखा होगा अलग अलग सोसाइटीज में, मोहल्लों में लोग भी आपस में कई बार क्लैश करते हैं। एक वो लोग होते हैं जो इन स्ट्रीट डॉग्स के प्रति बहुत सहानुभूति रखते हैं और एक वो होते हैं जो इन स्ट्रीट डॉग्स का शिकार हो जाते हैं। इसलिए इसका समाधान बहुत ही आवश्यक है। ये जो 6.5 करोड़ जो स्ट्रीट डॉग्स हैं हमारे देश में, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएंगे अगर सरकार ने इनके बारे में ठीक से सोचा नहीं तो। सवाल जिसके बारे में आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, खास तौर पर जो लोग क्रिकेट के दीवाने हैं, क्रिकेट तो हमारे देश में एक धर्म माना जाता है और क्रिकेट के खिलाड़ी कई बार भगवान माने जाते हैं क्योंकि ये एक धर्म है। इसलिए चर्चा हो रही है और चर्चा ये है कि क्या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के बाद क्रिकेट के नए भगवान बन जाएंगे और विराट और सचिन में से ज्यादा महान क्यों है? यह चर्चा हो क्यों रही है? इसलिए क्योंकि कल 20 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब भारत की टीम वर्ल्ड कप के किसी मैच में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को हराने में कामयाब रही। और भारत को यह जीत इसलिए मिली क्योंकि इस मैच में विराट कोहली ने 95 रनों की शानदार पारी खेली। लेकिन अगर उन्होंने शतक बना लिया होता, क्योंकि वो इस शतक से 5 रन से चूक गए, अगर वो कल अपना शतक बना लेते तो फिर विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेते, वो भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लेते। सचिन और विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है वो बराबर हो जाता। वनडे क्रिकेट में अब तक सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा 49 शतक बनाए हैं, जबकि विराट कोहली के 48 शतक हो चुके हैं और वो सचिन के वर्ल्ड रिकॉर्ड से अब सिर्फ 1 सेंचुरी पीछे हैं, जिसे उनकी फॉर्म को देखते हुए वो कभी भी बना सकते हैं। इसलिए आज बहस इस बात पर है कि अगर विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देते तो क्या वो सचिन के बाद क्रिकेट के नए भगवान बन जाएंगे? क्या विराट कोहली नए सचिन तेंदुलकर हैं? और इन दोनों में ज्यादा महान कौन है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि विराट कोहली को सचिन के बाद क्रिकेट का नया भगवान क्यों कहा जा रहा है या क्यों इस पर बहस हो रही है।
सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में 463 मैच खेलकर 49 शतक बनाए, 463 मैच में, जबकि विराट कोहली सिर्फ 286 वनडे मैच खेले हैं और उसी में उन्होंने 48 शतक लगा दिए हैं। सचिन ने जब अपना 49वां शतक लगाया था उस समय उनकी उम्र थी 38 वर्ष 10 महीने, यानी लगभग 39 साल के हो गए थे, जबकि विराट कोहली अगले महीने 35 साल के होने वाले हैं। इसलिए विराट कोहली ने सचिन से मैच भी बहुत कम खेले हैं, सचिन से उम्र में भी बहुत कम है, और सचिन ने जो काम 39 साल की उम्र में किया वो उन्होंने 35 साल की उम्र में कर लिया। जो उन्होंने 450 मैच खेलकर किया वो उन्होंने 250 मैच 265 मैच खेलकर कर लिया। और उनके पास सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अभी भी बहुत समय है, ना सिर्फ समय है बल्कि वो सचिन के रिकॉर्ड को बहुत बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो कम से कम, अगर अभी 35 साल के वो होने वाले हैं, कम से कम 3 साल तो जरूर खेलेंगे और 3 साल में वो और भी कई ऐसी सेंचुरी लगा सकते हैं। यानी सचिन 463 मैच और विराट कोहली 286 मैच, और रिकॉर्ड लगभग बराबर। यानी आंकड़े कहते हैं कि विराट कोहली शायद आने वाले दिनों में सचिन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को बहुत आसानी से तोड़ देंगे, और वो सचिन से कहीं ज्यादा तेजी से रन बना रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी भी खिलाड़ी को महान बना सकता है या भगवान भी बना सकता है? असल में किसी भी खिलाड़ी की महानता सिर्फ आंकड़ों से नहीं होती, सिर्फ नंबर से नहीं होती, सिर्फ शतकों की संख्या से नहीं होती। किसी भी खिलाड़ी की महानता इस बात से होती है कि उस खिलाड़ी को लोग कितना पसंद करते हैं, वो खिलाड़ी कितना लोकप्रिय है, और उस खिलाड़ी का मैदान पर और मैदान के बाहर व्यवहार कैसा है। सचिन जब भारत के लिए खेलते थे तब उन्हें महान सिर्फ उनके आंकड़ों ने नहीं बनाया, सचिन की प्रतिभा के साथ उनका व्यवहार, उनकी विनम्रता और खेल के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया। और भगवान का मतलब क्या होता है? भगवान का मतलब होता है चमत्कार, और सचिन एक चमत्कार की ही तरह थे। सचिन की जो टेक्निक थी खेलने की, जब सचिन खेलने के लिए आते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग करने के लिए आया है, जैसे कोई बहुत बड़ा कलाकार आपके लिए नृत्य कर रहा है। सचिन भारत के लिए एक उम्मीद की तरह थे जो देश के करोड़ों लोगों में जीवंत रहती थी। आप ये समझिए कि सचिन ने इतने वर्षों तक देश के 100 करोड़ लोगों की उम्मीद को अपने कंधों पर रखा है, और सचिन की बैटिंग में लोगों का न सिर्फ विश्वास था बल्कि उनके प्रति लोगों में एक आस्था थी। देखिए इस बात को समझिए, आस्था और विश्वास हर किसी के लिए नहीं आता। सचिन की बैटिंग देखते समय भारत के करोड़ों लोग हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करते थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन सचिन आउट ना हो, और अगर सचिन आउट होते थे तो भारत में करोड़ों लोग और परिवार अपना टीवी बंद कर दिया करते थे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि भारत के लोगों को वैसी उम्मीदें विराट कोहली से नहीं है, या विराट कोहली कमतर है, या विराट कोहली के लिए भारत के लोग ऐसी प्रार्थना नहीं करते। विराट कोहली भी करोड़ों लोगों की पहली पसंद है, वो भी एक शानदार खिलाड़ी है, लेकिन सचिन पसंद और नापसंद से परे थे, और उन्हें भगवान इसलिए कहा जाता था क्योंकि दुनिया उनसे हमेशा चमत्कार की उम्मीद करती थी। और यह भी सच है कि सचिन को महान उनके सिर्फ आंकड़ों ने नहीं बनाया, सचिन का व्यवहार, उनकी विनम्रता उनके आंकड़ों की तरह ही चमत्कारिक थी। और सचिन को अपने शतक के दौरान भी विनम्र रहना आता था। सचिन ने हार को भी वैसे ही स्वीकार किया जैसे वो जीत को स्वीकार करते थे। जब वो 100 रन बनाते थे और जब 0 रन पर आउट होते थे, उनकी विनम्रता एक जैसी होती थी, दोनों को एक जैसा स्वीकार करते थे। शून्य और शतक उनके लिए बराबर थे। आज अगर आप विराट कोहली को देखेंगे तो विराट कोहली का व्यवहार मैदान पर एक आग की तरह होता है, लेकिन सचिन का व्यवहार एक शीतल जल की तरह शांत होता था। संक्षेप में कहें तो आंकड़े किसी भी खिलाड़ी को नंबर 1 तो बना सकते हैं, लेकिन भगवान बनने के लिए आंकड़ों के अलावा और भी बहुत कुछ चाहिए होता है, जिससे वो खिलाड़ी नंबर 1 तो बनता है लेकिन लोकप्रिय भी बनता है और फेवरेट भी बनता है। इसलिए किसी खिलाड़ी के लिए नंबर 1 बनना तो जरूरी है, लेकिन फेवरेट बनना भी जरूरी है, और सचिन आज भी सबके फेवरेट है। और आज हम यही कहेंगे कि खिलाड़ी को महान बनाइए लेकिन खिलाड़ी को भगवान मत बनाइए। आज अगर सिर्फ आंकड़ों की भी बात करें तो सचिन वनडे क्रिकेट में 18 बार नर्वस 90s का शिकार हुए, यानी जब वो 90 से 99 के स्कोर के बीच आउट हुए, जबकि विराट कोहली सिर्फ 7 बार वनडे क्रिकेट में नर्वस 90s का शिकार हुए हैं। इसलिए जब कोई खिलाड़ी महान बनता है और भगवान बनता है तो इसमें भी एक फर्क होता है। ऐसे ही आप देखिए, अगर आप टेनिस की बात करें तो अगर आप जोकोविच के बारे में देखें और रॉजर फेडरर के बारे में देखें, जोकोविच को अगर आप देखेंगे तो
उनकी जो जीत है और उन्होंने जितने खिताब जीते हैं वो रॉजर फेडरर से ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप लोकप्रियता की बात करेंगे तो आज भी रॉजर फेडरर को पसंद करने वाले लोग शायद जोकोविच से ज्यादा होंगे। इसलिए ये जो बहस है ये तो होती ही रहेगी कि सचिन महान है या विराट कोहली महान है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आंकड़ों के हिसाब से विराट कोहली जरूर सचिन से आगे निकल जाएंगे। सचिन का युग अलग था, विराट कोहली का युग अलग है। सचिन ने कभी भी अपनी बैटिंग के दौरान, अपने खेलने के समय के दौरान सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं किया। लेकिन आज अगर आप देखेंगे, आज के खिलाड़ी हर मैच के बाद उनका कोई ना कोई वीडियो इंस्टाग्राम पर आपके सामने आ जाएगा। आज के खिलाड़ी जो हैं वो कहीं ज्यादा कमर्शियल हैं। इसलिए दोनों के जो युग हैं वो अलग अलग हैं। दोनों जिस टीम में खेल रहे थे वो अलग अलग है। सचिन जब खेलते थे तो सारी जिम्मेदारी सचिन के कंधों पर होती थी। 100 करोड़ लोगों का जो सपना था वर्ल्ड कप का, वो सचिन लेकर चलते थे। और विराट कोहली से भी आज लोगों की वही उम्मीदें हैं कि इस बार शायद विराट कोहली ही वर्ल्ड कप जिता दें। लेकिन विराट कोहली के बाद के पास आज सचिन के मुकाबले कहीं ज्यादा कुशन है आसपास। उनके पास कहीं ज्यादा अपने आसपास दूसरे बेहतरीन बैट्समैन का समर्थन है, सपोर्ट है, जो शायद अपने जमाने में सचिन के पास नहीं था। इसलिए यह बहस तो चलती रहेगी। और आज जब विराट कोहली अपना 49वां शतक बनाएंगे उस दिन ये जो बहस है ये और ज्यादा तेजी पर आएगी। इसलिए उस दिन भी इस पर बात करेंगे। दुश्मनी सिर्फ झगड़ा करने से ही नहीं होती, कई बार सच बोलने पर भी लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं।